पंचतत्वों की कहानी। मंच के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर समय विराजमान है। पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर उसने इस उत्सव का आयोजन किया है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश को भी आमंत्रित किया है। मंच पर साज सज्जा की गई है। पांचों एक एक करके मंच पर प्रवेश करते हैं। अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता और सभ्यता को देखकर हृदय खिल उठा है। यह आयोजन आप सबके लिए तो किया गया है। मनुष्य जो मेरी श्रेष्ठ होती है, जिनमें तुम सबका अंश है, जिनके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझे ही नहीं था। यह सब देखकर हमें अपने आरंभ के दिन याद आ गए, है ना पृथ्वी? देखिए ना दादा, मैं कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूँ। मैं अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं एक जलते हुए बाष्प फूल की जैसी थी और तेजवान भी थी। हाँ हाँ पृथ्वी, तुम्हारे साथ से ही मेरा जन्म हुआ। सूरज से अलग होकर तुम्हारे ठंड होने के प्रत्यय में दिखा बादल के रूप में वायुमंडल में जाकर आच्छादित हो जाती, जो मेरे रूप में परसते, पर लेकिन तो इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती। मैं बेचारा फिर से भाप बनकर वायुमंडल में पहुंच जाता। आज तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती आ रही थी। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती, सूर्य से अलग होकर भी मेरे तापमान में बस इतनी सी कमी आई थी कि मेरे ऊपर की सतह पतली सी जम पाई। मेरे भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरा ऊपरी सतह सिकुड़ने लगी। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया। फिर भी मेरे धरातल पर बस धरातल से इतना दब रहा था क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ में थी, इसी गर्भ में स्थापित थी। इस ज्वालामुखी के फटने से कारण भूकंप आ रहे थे। अग्नि ज्वालामुखी के फटने के कारण अग्नि लावे के रूप में बाहर निकलती थी। हाँ लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिसने तुम्हें शीतल देने के प्रयासों में कोई भी कमी आ रही है। घनघोर वर्षा के रूप में उसने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारी धरातल पर ठहरने लगी और समुद्र के रूप में एकत्र हो गई। जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हुई है। यह बात सत्य है कि मैंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य वायु और अग्नि के मदद से संभव नहीं था। वो कैसे हुआ? यह कि अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में मैं पृथ्वी पर पहुंची और जीव उत्पन्न की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी थे। इसलिए सबसे पहले जीव उत्पत्ति समुद्रों में हुई। अरे वायु, कितना खाओगे? कुछ बोलो भी। मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी की चौतरफी कई सौ मीलों में फैली हूँ। मुझमें कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ के शुरुआती दिनों में मुझमें कार्बन डाइऑक्साइड रूप की अधिकता थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट के रूप में जम गई और कुछ समुद्र में सो। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेरे तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाती है, वरना ये 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक बन जाते। कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव के कारण समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों के जन्म के लिए मेरी ऑक्सीजन की ही आवश्यकता थी। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए वायु। अगर तुम ना होती तो मेरे ऊपर उत्पन्न होने वाले जीव और मानव स्थापित ही नहीं रह पाते। वो तो है, मैं तो लाजवाब हूँ। हाँ, मुझे आज भी याद है जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे,
प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक एक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह आकाश के प्रकाश की उपस्थिति में और जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। यह जीवन के लिए आवश्यक तत्व बन गया। यह एक कोशीय हरे जीव पौधों के रूप में विकसित हुए। आगे चलकर यही वनस्पति का विकास हुआ और तुम्हारा दामन धीरे धीरे जीव जंतुओं और वनस्पति से भर गया। तभी तो ये पौधे इतना गिराते हैं। मनुष्य प्रगति के चौकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि जब हम पांचों तत्वों की सुपरता को अनदेखा कर रहा है। मेरा पृथ्वी पर 97% भाग खारा है जो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। मेरा पेय और मीठा स्वरूप बहुत ही कम है, जिसमें 2.4% जल बर्फ के रूप में और शेष 0.6 है। परंतु मनुष्य मेरे संरक्षण को ध्यान नहीं दे रहा है। अगर मैं खत्म हो गया तो ये जीव जगत मध्यम खत्म हो जाएगा। दादा, प्रारंभ में सब कुछ कितना सुंदर था। चारों ओर हरी भरी फूल उग रहे थे। अब देखिए ना दादा, मैं कितनी रंगीन हो गई हूँ। मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं यदि मैं दूषित हो जाऊं या बहना बंद कर दूं तो जीवों, वनस्पतियों, जानवरों में से कोई नहीं बचेगा। अत्याधुनिक उपकरणों से निकलती गैस, कारखानाओं से निकलती जहरीली धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारी का कारण बना रही है। पर मनुष्य को इसकी परवाह कहाँ। मुझे शुद्ध करने वाले मित्र जंगल भी समाप्त होते जा रहे हैं, जिसके द्वारा असंतुलन प्रकृति जैसे बाढ़, भूकंप, असमय वर्षा, चक्रवात का सामना करना पड़ रहा है। वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों की कटने से और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन की परत को भी नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों को रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, लेकिन प्रगति के अंधानुकरण का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असहनीय होता जा रहा है। इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल पर निर्भर रहता था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने तो सबसे पहले अपने आप को अलग किया और भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप प्रकृति को भी नष्ट कर दिया। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पंच तत्वों मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद।